हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन और आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं फ्रिक्शन। ठीक है स्टूडेंट। और देखो स्टूडेंट, फ्रिक्शन क्या होता है आप तो जानते हैं। जैसे इसको हम ऐसे इस पर मोशन कराएं ऐसे, तो यहाँ ये कोई न कोई इसको रोकता है तभी ये रुक जाता है। जो तो मोशन को अपोज कर रहा है जो, वो फ्रिक्शन है। कहाँ पर? कांटेक्ट सरफेस पर। ठीक है। द फोर्स which oppose to the motion between two contact surface is known as friction or frictional force. It is denoted by स्मॉल f कहीं लिखते हैं, कहीं fs लिखते हैं और कहीं fk लिखते हैं। ठीक है। अब फ्रिक्शन को यहाँ हमने फोर्स के रूप में लिया है स्टूडेंट, तो हम लोग इसे फोर्स के फॉर्म में ही देखते हुए चलेंगे, लेकिन इसका नेचर होगा वो होगा अपोज टू द मोशन का। ये मोशन को अपोज करेगा। ठीक है। यानी फ्रिक्शन क्या होगा? द फोर्स which oppose to the motion between two contact surface is known as friction। ठीक है। तो फ्रिक्शन को हम लोग F से रिप्रेजेंट करते हैं। SI यूनिट हमारा न्यूटन है। ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, यहाँ पर एक बड़ी सी ऑब्जेक्ट रखी हुई है, बड़ी सी बॉडी है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है। और ये एक रफ सरफेस पर प्लेस्ड है। इसमें mg एक फोर्स डाउनवर्ड लगता है और इसका रिएक्शन आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऊपर की ओर लगता है, नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है। अभी इस डायग्राम में यह फ्रिक्शन हमारा 0 है। F कितना है? 0 है। लेकिन अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट कि हम इस पर फोर्स अप्लाई शुरू कर देते हैं। देखिए यहाँ पर अब हम फोर्स लगा देते हैं एक ऑब्जेक्ट रख करके। इसका mg डाउनवर्ड हुआ, अब r हमारा ऊपर हुआ, ये r हुआ इसका। ठीक। इधर हमने एक फोर्स लगाया छोटा सा, ये एक्सटर्नल फोर्स हुआ। तो क्या होता है स्टूडेंट, जैसे ही हम इस फोर्स को बढ़ाते हैं वैसे ही इसके अंदर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, और फ्रिक्शन बिल्कुल उतना ही प्रोड्यूस होता है जितना कि हमारा अप्लाइड फोर्स है, उतना ही फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाता है। अब ये फ्रिक्शन प्रोड्यूस होकर के इसको मोशन करने से रोक देता है। ठीक है। फ्रिक्शन इसको मोशन करने से रोक देता है, क्योंकि फ्रिक्शन अपोज टू द मोशन होता है। अब अगर हम इन दोनों का जो Fs हमारा है, जो फ्रिक्शन है, इनका रिजल्टेंट फोर्स निकालें स्टूडेंट R के साथ, तो ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स P होता है। ठीक है। लेकिन जब तक ये बॉडी हमारी रेस्ट में है, ये ठीक, जब तक ये रेस्ट में है तब तक क्या होगा कि जितना अप्लाइड फोर्स है उतना ही फ्रिक्शन होगा। ठीक है। और जब बॉडी रेस्ट में है तो कांटेक्ट सरफेस के जो बीच में फ्रिक्शन होता है उसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। ये कैसा सरफेस है? ये सरफेस हमारा रफ सरफेस है। ठीक है। अब हमने आपको बताया स्टूडेंट अभी कि जितना ये फोर्स अप्लाई होता है उतना ही फ्रिक्शन होता है। जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे फ्रिक्शन भी इंक्रीज होता है। ठीक। और मोशन इसमें स्टार्ट नहीं होता है, जब तक बॉडी रेस्ट में तब तक का फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। ठीक है। The friction between two contact surface when
bodies are in rest is known as static friction। ठीक, स्टैटिक फ्रिक्शन होता कितना है? स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग एफएस लिखते हैं, एफएस, स्टैटिक फ्रिक्शन को एफएस लिखते हैं। और कितना होता है ये? एफ यानी एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, यानी ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट? एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। ठीक, और क्या होगा इसमें? विद इंक्रीजिंग एक्सटर्नल फोर्स, with increasing external force friction is increased। ठीक, जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीज होता है फ्रिक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। इसका उल्टा भी होगा, एक्सटर्नल फोर्स जो है डिक्रीज होगा तो फ्रिक्शन डिक्रीज होगा। और ये किस पर बेस्ड है? स्टैटिक फ्रिक्शन इज बेस्ड ऑन मास, स्टैटिक फ्रिक्शन इज बेस्ड ऑन मास। ये मास पर डिपेंड है, जिसका मास जितना अधिक होगा उसके अंदर स्टैटिक फ्रिक्शन उतना अधिक आएगा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होने पर, लेकिन उतना ही आएगा जितना फोर्स लगा हुआ है। पर क्या होता है कि स्टूडेंट जैसे जैसे हमने बताया फोर्स इंक्रीज होगा एक्सटर्नल, वैसे वैसे फ्रिक्शन इंक्रीज होगा। कब तक इंक्रीज होगा? एक लिमिट आएगी, एक लिमिट आएगी जब ये इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। वही लिमिट जो होती है वो इनके मास के बेस पर डिक्लेयर होती है, और उस फ्रिक्शन को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन देखेंगे। The maximum value of static friction, the maximum value of static friction between two contact surface is known as limiting friction। यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन कौन हुआ? मैक्सिमम वैल्यू हुई, एफ मैक्स हुआ। ठीक, कौन सा? एफ एस, स्टैटिक का मैक्स हुआ। इसे भी हम लोग जनरली एफ एस ही लिखेंगे। ठीक, जगह जगह हम लोग इसे एफ एस ही लेंगे। और लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा? मैक्सिमम वैल्यू होगी किसकी? स्टैटिक फ्रिक्शन की। इसके बाद अब कोई इंक्रीजिंग फ्रिक्शन की नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज मैक्सिमम फ्रिक्शन। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, हमने अभी आपको बताया कि जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज होता है वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज होता है, और जब ये मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचता है तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जब ये मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा तब ये फ्रिक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। अब हमारे एफएस और आर का जो रिजल्टेंट पी है, ठीक, ये भी एक एंगल यहाँ बना लेगा। ठीक, इस एंगल को हम लोग फ्रिक्शन एंगल कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग फ्रिक्शन एंगल थोड़ा आगे टॉपिक में देखेंगे। अभी हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं। ठीक है, अभी हमने बताया कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब तो आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग इसका लॉज देखेंगे। इसके लॉज क्या है? लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लॉज में देखो स्टूडेंट, पहला फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन को अपोज करता है बिटवीन
टू कॉन्टैक्ट सरफेस। ठीक, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन opposed to the motion between two contact surface, motion between two contact surface। ठीक, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन का फर्स्ट लॉ आप लिखेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन अपोज टू द मोशन बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेस। दूसरा लिखेंगे इट डिपेंड्स अपॉन द रफनेस of the contact surface। contact surfaces। ठीक, नंबर 3 लिमिटिंग फ्रिक्शन is directly proportional to the normal reaction R। लिमिटिंग फ्रिक्शन R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन और ये R है, यानी R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि Fs प्रोपोर्शनल टू R होता है। तो जहाँ प्रोपोर्शनल होता है स्टूडेंट, वहाँ कोई कांस्टेंट हम लोग निकालते हैं, तो हम लोग लिखते हैं Fs इज इक्वल टू, यहाँ पे म्यूएस एक कांस्टेंट निकालते हैं, म्यूएस R। ठीक, म्यूएस इज ए कांस्टेंट, इट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक, कहीं कहीं इसको स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट भी कहते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक लिमिटिंग दोनों का होता है, आप दोनों इसको समझेंगे। ठीक है, और क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द टाइप ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, लिमिटिंग फ्रिक्शन कंडीशन क्या होगी। पहला, बॉडी इज इन रेस्ट, बॉडी इज इन रेस्ट बट रेडी टू मूव, बॉडी इज इन रेस्ट, बॉडी रेस्ट में है लेकिन रेडी टू मूव यानी चलने के लिए तैयार है। ठीक है, अच्छा, इफ एक्सटर्नल फोर्स is increased now, then body start to motion. यानी अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन से जरा भी इंक्रीज होता है, यहाँ लिखा है
इफ़ एक्सटर्नल फोर्स इज इंक्रीज्ड नाउ, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन कंडीशन में अगर इंक्रीज हुआ तो बॉडी स्टार्ट टू मोशन, बॉडी में मोशन स्टार्ट हो जाएगा यानी चलने लगेगी। ठीक है, देन फ्रिक्शन will decrease and it is now kinetic friction। ठीक, जब बॉडी मोशन में हो जाएगी तो फ्रिक्शन कम हो जाता है, डिक्रीज होगा और ये फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा स्टूडेंट? फ्रिक्शन बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेस इन द मोशन, ठीक, इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। किन्हीं दो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच अगर मोशन है तो उसमें जो फ्रिक्शन होता है उसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी इसको एफ के से रिप्रेजेंट करेंगे और ये लेस देन होगा एफ एस मैक्स, यानी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये कौन सा है? लिमिटिंग है। ठीक है ना, ये लिमिटिंग से कुछ कम होता है। ठीक है, लेकिन जब गाड़ी एक स्पीड में चलने लगती है तो फ्रिक्शन भी कांस्टेंट हो जाता है। ठीक, अच्छा, अब इसके भी हम लोग लाज देखें तो लाज वही है स्टूडेंट जो हमने पीछे आपको बताया, लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब कौन कौन से लॉज हैं? पहला हमने आपको बताया, हमने जो पहला लिमिटिंग फ्रिक्शन में बताया स्टूडेंट, वही हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन में है, पर नेम की चेंजिंग होगी। वहाँ जहाँ लिमिटिंग लिखे थे वहाँ आप काइनेटिक लिखेंगे। तो पहला हमारा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन अपोज टू द मोशन बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेस, पीछे लिखा है। दूसरा होता है, आप खुद उससे बनाइए और खुद लिखिए। ठीक, काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द रफनेस बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेस, एज इट इज हो गया। तीसरा भी एज इट इज है, काइनेटिक फ्रिक्शन is directly proportional to the normal reaction R, that is Fk proportional to R, Fk is equal to mu kr, Fk is equal to mu kr। ये 3 रूल्स हैं, केवल इतना चेंज होना है, एफ के हो जाना है एफ एस की जगह। म्यू के इज ए कांस्टेंट, इट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक, म्यू के क्या है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कम होती है, किससे कम होती है? लिमिटिंग के म्यू एस से कम होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सब। यानी हम इसको लिख सकते हैं म्यू के लेस देन म्यू एस, ये लिमिटिंग वाला। ठीक, इसका मतलब कि हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स पर डिपेंड होता है, लेकिन तब जब हमारा
स्टैटिक फ्रिक्शन हो। उसके बाद जैसे जैसे इंक्रीज होती है स्पीड, मोशन में आ जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, वहाँ फिर कांस्टेंट हो जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग एक ग्राफ से तीनों ही फ्रिक्शन को देख सकते हैं। ठीक है। ये हमारा एफ है और इधर हमारा है फ्रिक्शन। ठीक है, ये फ्रिक्शन है इधर। तो हमने इनिशियली क्या बताया कि जब रेस्ट में है फ्रिक्शन 0 है, लेकिन जैसे जैसे फोर्स अप्लाई करते हैं वैसे वैसे फ्रिक्शन इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज होता है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। फिर आगे फ्रिक्शन लिमिटिंग पर पहुंचता है और यहाँ थोड़ा डिक्रीज होकर काइनेटिक कांस्टेंट हो जाता है। ऐसे इसका ग्राफ बनता है। ये हमारा है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक, ये हमारा है स्टैटिक। ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है। और जो ये ऊपर पॉइंट है यहाँ पे स्टूडेंट, ये पॉइंट हमारा कौन है? ये आप जानते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, द रेशियो ऑफ एफ एस और एफ के विद रेस्पेक्ट टू नॉर्मल रिएक्शन और is known as coefficient of friction between contact surface surfaces। ठीक है। It is denoted by अब यहाँ एफ एस लिखा है तो म्यू एस, और यहाँ एफ के लिखा है तो आर एफ के म्यू के। ठीक, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ठीक है, ये इसका कोई यूनिट नहीं होता, कोई डायमेंशन नहीं होता। अब यहाँ देखो, फॉर स्टैटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक, म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस अपॉन आर एंड फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इज इक्वल टू
एफ के अपान आर, म्यू के इज इक्वल टू एफ के अपान आर। ओके स्टूडेंट, जनरली वैल्यू ऑफ म्यू के इज लेस देन 1। म्यू के की जनरली वैल्यू 1 से कम होती है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, कहीं भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है उसकी वैल्यू 1 से कम होती है। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे फ्रिक्शन एंगल। ठीक है, द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ आर एंड एफ एस एंड नॉर्मल रिएक्शन आर इज नोन एज फ्रिक्शन एंगल। ठीक है, द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन आर एंड रिजल्टेंट ऑफ एफ एंड आर, यानी ये है P, इज नोन एज फ्रिक्शन एंगल। ठीक, it is denoted by थीटा, कहीं कहीं केवल लिखते हैं, स्टैटिक वाले में थीटा एस लिखते हैं, एंड कहीं काइनेटिक वाले में थीटा के लिखते हैं। ठीक है, तो जहाँ जैसा होता है वहाँ वैसा यूज करते हैं। ठीक है, जहाँ जैसा होता है वैसा वहाँ डिनोट करते हैं। अभी पीछे हमने जब स्टैटिक पढ़ाया था तो उसमें इसको हमने थीटा एस बताया था, यहाँ पे थीटा के है। देखो काइनेटिक में लिखा है, ये कहीं कहीं केवल थीटा ही दे देते हैं। आप देखो स्टूडेंट, हमने दो यहाँ डायग्राम दिखाए हैं। ये पहला डायग्राम हम इसको लेते हैं क्योंकि ये स्टैटिक का है, जो पीछे बना था अब यहाँ पे हमने इसको फिर से बना दिया है। ठीक, स्टैटिक का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, हमारे पास जो थीटा है स्टूडेंट, हम उसमें tan की वैल्यू देख सकते हैं। तो फॉर लिमिटिंग और स्टैटिक फ्रिक्शन, पहले इनके दोनों के बीच हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे स्टूडेंट, तो tan थीटा क्या आएगा, tan थीटा एस इज इक्वल टू, यहाँ से क्या होता है, tan थीटा का मतलब परपेंडिकुलर एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर होगा, इतना जो है ये परपेंडिकुलर इसके इक्वल होगा, ये फेस है ये, तो ये एफ एस हो जाएगा, और इधर इतना आर है तो एफ एस अपान आर हो जाएगा, एफ एस अपान आर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 है। लेकिन अभी पीछे हमने आपको बताया था स्टूडेंट, हमने पीछे आपको बताया था एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस आर आ रहा था, ऐसे बताया था कि नहीं बताया था। तो इससे म्यू एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे म्यू एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एस अपान आर हो जाएगा। ठीक, तो इसको यहाँ लिख दो, एंड करके काम चला लो, एंड म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस अपान आर होता है। ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक, आप दोनों को इक्वल कर दो, रिलेशन बन जाएगी स्टूडेंट। रिलेशन क्या बन जाएगी, ध्यान से देखो, रिलेशन बन जाएगी म्यू एस इज इक्वल टू tan थीटा एस, tan थीटा एस हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट,
अब देखो स्टूडेंट, इसमें हम लोग देखें फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन, फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक। तो अब काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए क्या आएगा, तो यहाँ देखो स्टूडेंट tan थीटा आर लगाएंगे तो परपेंडिकुलर अपान बेस हो जाएगा, यानी एफ के अपान आर हो जाएगा। तो tan थीटा एस, tan थीटा के है ऊपर, काइनेटिक में के है, tan थीटा के इज इक्वल टू एफ के अपान आर हो जाएगा, इक्वेशन 1 हुआ। और म्यू के का उसी तरह निकाल लो, अभी पीछे हमने बताया था कि एफ के इज इक्वल टू म्यू के आर बताया था, म्यू के आर, यहाँ से म्यू के की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ के अपान आर हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ से म्यू के एंड करके लिख लो, म्यू के इज इक्वल टू एफ के अपान आर आ जाएगा, ये दूसरा रिलेशन हो गया। अब देखो स्टूडेंट, इन दोनों को इक्वल कर दो तो ऐसे म्यू के इज इक्वल टू tan थीटा के हो जाएगा। यही दोनों में रिलेशन बनता है स्टूडेंट, हमने स्टैटिक का भी बताया और काइनेटिक का भी बताया, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन दो तरह का होता है स्टूडेंट, पहला हमने यहाँ लिखा है रोलिंग फ्रिक्शन और दूसरा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। द फ्रिक्शन बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेस इन द रोटेशनल मोशन इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। रोटेशनल मोशन कौन करता है, साइकिल जब आप चलाते हैं ऐसे, तो साइकिल ऐसे रोटेशनल मोशन करती है ऐसे पूरा ना, आप तो जानते ही हैं, देखते ही हैं, ठीक। तो ये साइकिल ऐसे चलती रहती है स्टूडेंट, ऐसे पहिया इसका घूमता रहता है, ये रोलिंग है ये, ठीक, रोल होता रहता है, रोटेशन करता रहता है, ठीक। तो फ्रिक्शन बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेस इन द कंडीशन ऑफ रोलिंग और रोटेशनल मोशन इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शन में जैसे साइकिल का पहिया ऐसे चल रहा है स्टूडेंट, फ्रिक्शन तो अपोज करेगा ना, तो यहाँ कांटेक्ट पर मोशन इस डायरेक्शन का इधर है, कांटेक्ट पर मोशन इस डायरेक्शन का है, तो रोलिंग फ्रिक्शन इस डायरेक्शन का लगेगा, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन हमारा इस डायरेक्शन का लगेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक, तो स्लाइड मतलब जानते हैं आप, फिसलना होता है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब फिसलने का जो फ्रिक्शन है, ठीक है। अब इसमें देखो स्टूडेंट, जैसे मान लो यहाँ से कोई ऐसे आ रहा है, ऐसे कोई बॉडी है, तो जब बॉडी स्लिप कर रही होगी, इस पे रोलिंग नहीं कर रही होगी, स्लिप कर रही होगी, इधर ऐसे जा रही होगी स्लिप करते हुए, ठीक, तो वहाँ पर हमारा जो फ्रिक्शन होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, इसमें बॉडी उधर जाती है, ये फ्रिक्शन इधर लगता है, ठीक है। तो जो इंक्लाइंड प्लेन पर कोई अगर स्लाइडिंग हो रही या कहीं भी जहां आप स्लाइड कराएंगे वहीं पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, ठीक है। तो ये कुछ एंगल होता है हॉरिजॉन्टल से, वो इस डायरेक्शन का फिसलता हुआ आ रहा होता है, तो इसके अपोज में स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। फ्रिक्शन बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेस व्हेन वन बॉडी इज स्लीपिंग ऑन अदर इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब एक बॉडी दूसरे के ऊपर स्लिपिंग करती है, फिसलती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा फ्रिक्शन स्लाइडिंग का होता है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे पुलिंग। पुलिंग का मतलब होता है खींचना, ठीक है। तो अब यहाँ देखो स्टूडेंट, ये फोर्स एफ है जो एक रोलर को खींच के ऐसे इधर ले आ रहा है, ध्यान से देखिएगा इसको।
अब यहाँ पे जब ये रोलर हमारा चलेगा स्टूडेंट, तो ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे, ठीक, ऐसे ये मोशन करता हुआ ऐसे चलेगा, ठीक। तो रोलर ऐसे चलेगा तो जो फ्रिक्शन होगा स्टूडेंट, ये मोशन को अपोज करेगा, यानी फ्रिक्शन हमारा इस डायरेक्शन का लगेगा एफ के, ठीक। अब यहाँ जो हमारा फ्रिक्शन लग रहा है स्टूडेंट, ये फ्रिक्शन कितना होगा इस पर डिपेंड करेगा। अगर ये फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कम होगा तो कम मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, अगर हम लोग यहाँ देखें तो हमारे पास जो नीचे का फोर्स mg है और ऊपर का फोर्स कौन कौन है, r और प्लस एफ cos थीटा है। हमने एफ के दो कंपोनेंट ले लिया, एंगल थीटा ले लिया, तो ऊपर का कंपोनेंट एफ का, एफ cos थीटा ऊपर की डायरेक्शन में हो गया, और एफ साइन थीटा इस डायरेक्शन का आया जो इसको आगे खींच कर ले जाएगा। जो हमें ये देखना है स्टूडेंट कि फ्रिक्शन किस में कम है किस में ज़्यादा है, ठीक। let us consider mass of a roller is small m, ठीक। It is pulled by a force F, as shown, ठीक। Then इधर देखो नीचे mg है, ऊपर है r और fs cos थीटा, तो r प्लस एफ cos थीटा, r प्लस एफ cos थीटा दोनों अपवर्ड डायरेक्शन है और mg नीचे डायरेक्शन में है, तो ये दोनों ऐसे ही लिखे जाएंगे mg, ठीक। यहाँ से r की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं, mg माइनस एफ cos थीटा, ठीक। फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, एफ के इज इक्वल टू म्यू के आर होता है, ठीक। फ्रिक्शन फोर्स हमारा ये है, फ्रिक्शन फोर्स एफ के इज इक्वल टू म्यू के आर होता, तो ये हमारा तो आर का फार्मूला हुआ, ये हमारा फ्रिक्शन का फार्मूला हुआ, और आर की वैल्यू इसी में रख दो स्टूडेंट, तो एफ के इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा म्यू के, आर ब्रैकेट में आएगा तो आर की जगह mg माइनस एफ cos थीटा होगा, ठीक। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है, फार्मूला नंबर 3 है। ये हमारा पुलिंग के कंडीशन में फ्रिक्शन है, ठीक। पुलिंग के कंडीशन में फ्रिक्शन है हमारा। आप देखो स्टूडेंट, यहाँ पे एक फोर्स एफ इसको पुश कर रहा, तो ये रोलर ऐसे घूम रहा, ऐसे, तो यहाँ पर जो मोशन की डायरेक्शन ऐसे है, फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा तो इस डायरेक्शन का लगेगा, ठीक है। mg डाउनवर्ड लगता है और r हमेशा ऊपर लगता है, वो बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखो स्टूडेंट, हम फोर्स एफ के दो कंपोनेंट कर सकते हैं। इस डायरेक्शन का थीटा है तो इसके साथ जो साइड मिलेगी वो डायगोनल होगी, डायगोनल के साथ बेस होगा तो एफ cos थीटा आएगा, ठीक। और ये हमारा आ जाएगा एफ साइन थीटा, ठीक। तो ऐसे ही लेट अस कंसीडर आप कर लेंगे, ठीक। लेट अस कंसीडर, ठीक, मास ऑफ ए रोलर, मास ऑफ ए रोलर इज m, ठीक। इट पुश बाय ए फोर्स F as shown, ठीक। यह एक
इट पुश, इसको दबाया जाता है, पुशेस लिखते हैं ES, ठीक। इट पुशेस बाय ए फोर्स F एज शोन। तो जब इसको पुश किया जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट, इसमें फ्रिक्शन जनरेट रहेगा। उस जनरेट फ्रिक्शन में दो चीज़ें आएंगी, एक तो mg और F cos थीटा डाउनवर्ड है और R हमारा ऊपर है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर का पार्ट लेकर के, देन R माइनस F cos थीटा इज इक्वल टू mg आ गया, यानी R की वैल्यू आ जाएगी mg प्लस F cos थीटा, ठीक। mg की डायरेक्शन और F cos थीटा की डायरेक्शन सेम है तो दोनों ऐड हो गए, R अपोजिट है तो इस साइड हो गया। अब हमारा जो फ्रिक्शन आया वो कितना आया स्टूडेंट, फ्रिक्शन हमारा आया Fk इज इक्वल टू म्यू के R आया। R की वैल्यू हमने क्या रख दी, यानी Fk इज इक्वल टू आ गया म्यू के, और इसमें आ गया क्या आ गया mg और प्लस F cos थीटा, mg प्लस F cos थीटा, ठीक। इसमें फार्मूला कौन आया स्टूडेंट, पहला फार्मूला ये आया, तो इसको हम लोग चौथा लिखेंगे, तीन उधर हो गए थे, ये पांचवा हो गया, ये तो एज इट इज उधर आया था, ये हमारा छठा हो गया, ठीक। अब देखो स्टूडेंट, ये हमारा फ्रिक्शन उस कंडीशन में जब हम इसको पुशिंग कर रहे हैं, जबकि पुलिंग का फ्रिक्शन कितना आया था, यहाँ पे माइनस आया था। इसका मतलब देयरफॉर Fk पुलिंग, ठीक, Fk पुलिंग जो है वो कम होता है, किससे कम होता है, Fk पुशिंग से, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ है स्टूडेंट, पुलिंग में फ्रिक्शन कम है और पुशिंग में फ्रिक्शन ज़्यादा है। वी कैन से दैट पुलिंग इज ईजियर देन ऑफ पुशिंग, पुलिंग इज ईजियर देन ऑफ पुशिंग। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रूव दैट पुलिंग इज ईजियर देन ऑफ पुशिंग, तो आप दोनों डिराइव करके और दिखा देंगे कि Fk पुलिंग इज ग्रेटर देन इज लेस देन Fk पुशिंग, यानी पुशिंग का फ्रिक्शन अधिक, पुलिंग का कम, ओके। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड रफ सरफेस। यहाँ पे एक बॉडी हमारी रखी हुई है जिसका वेट mg है, यानी मास m है, और ये इंक्लाइंड प्लेन पर स्टेशनरी है, रेस्ट में है, ठीक है। ए बॉडी ऑफ मास m इज इन रेस्ट ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन, रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा s, ठीक। इंक्लिनेशन का मतलब ये एंगल होता है स्टूडेंट। अब ये इंक्लिनेशन थीटा s है, तो mg हमारा जो यहाँ पे इसका होगा वो डाउनवर्ड लगेगा। हम mg के दो कंपोनेंट ले सकते हैं, इधर mg cos थीटा और इधर mg sin थीटा, ठीक। अब देखो स्टूडेंट, इसमें फ्री बॉडी डायग्राम हो गया ये, फ्रॉम FBD में दो इक्वेशन आ रहा है स्टूडेंट, R इज इक्वल टू mg cos थीटा, क्योंकि R जो है mg cos थीटा को बैलेंस करेगा, तो R इज इक्वल टू mg cos थीटा s, ये इक्वेशन 1 होगा, ठीक है। और यहाँ देखो स्टूडेंट, mg sin थीटा s इधर है, fs इधर है, तो fs इज इक्वल टू आ जाएगा
mg साइन थीटा s, ये इक्वेशन 2 होगा। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दो स्टूडेंट। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा एफ एस अपॉन आर इज इक्वल टू, एम से एम कट गया, जी से जी कट गया, साइन थीटा एस अपॉन कॉस थीटा एस, और साइन अपॉन कॉस का होता है टेन थीटा एस। ठीक, अब ये तो हमारा म्यू एस होता है स्टूडेंट, यानी यहाँ से म्यू एस हमारा कितना निकल आया, म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस अपॉन आर होता है, और ये टेन थीटा एस के बराबर है, तो म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा एस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी इंक्लाइंड प्लेन पर भी म्यू एस की वैल्यू टेन थीटा एस होती है। ये कंडीशन होगी लिमिटिंग फ्रिक्शन तक। ठीक, यानी जहाँ भी स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। इसके बाद अगर एंगल इंक्रीज होता है स्टूडेंट, तब हमारा फ्रिक्शन डिक्रीज होगा और ये रूल फॉलो नहीं होगा। ठीक है, यानी यहाँ तक हमारी बॉडी रेस्ट में होगी, इसके बाद मोशन में आ जाएगी। मोशन में आने पर फ्रिक्शन कम होता है तो म्यू एस भी कम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग अगला देखेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन के लिए। एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन ड्यू टू इट्स ओन वेट। ठीक है, यहाँ एक बॉडी हमारी रखी है स्टूडेंट और ये स्लिप होकर इधर आएगी तो इसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो स्टूडेंट क्या होगा कि जब ये इस डायरेक्शन में आएगी तो हमारा जो एफ के होगा वो इस डायरेक्शन का लगेगा। ठीक, जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, वो ऐसे इस डायरेक्शन का आर लगेगा हमारा। ठीक, आर हमारी इस लाइन पर परपेंडिकुलर होगा, इस लाइन पर ऐसे। ठीक, तो आप इसको ऐसा बनाएंगे कि ये इस लाइन पर परपेंडिकुलर रहे। ठीक है, 90 डिग्री वाला बनाते समय इसका आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जो है ये हमारा आर हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस एम जी के दो कंपोनेंट लेंगे, तो एक इस डायरेक्शन का आएगा स्टूडेंट और एक इस डायरेक्शन का आएगा, इस डायरेक्शन। ठीक, यहाँ पर जो हमारा आ रहा है स्टूडेंट, अरे ये एंगल यहाँ का हमारा थीटा आएगा, जो एंगल यहाँ वही एंगल यहाँ आएगा। अब इसका mg का कंपोनेंट इधर आएगा, mg cos थीटा, इधर इसका कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा। ठीक है, अब अगर ये एक्सेलरेट हो रहा है स्टूडेंट तो एक्सेलरेशन तो इधर ही आएगा ना, इधर का एक्सेलरेशन आएगा ऐसे, इसका एक्सेलरेशन ऐसे आएगा, ऐसे ही चल के आएगा स्टूडेंट। अब यहाँ कौन कौन फोर्स लग रहे हैं स्टूडेंट, हम लोग उसको देखेंगे। ठीक, तो लेट अस कंसीडर मास ऑफ ए बॉडी इज स्मॉल m, this body is on rough inclined plane as shown ठीक, ये रफ इंक्लाइन प्लेन पर है जैसा दिखा है। ये बॉडी को हम लोग ऐसे लाइन इसमें खींच देते हैं तो ये सॉलिड हो जाता है। ठीक है, ऐसे लाइन। ठीक है,
अब यहाँ देखो स्टूडेंट, ये हुआ फ्री बॉडी डायग्राम हुआ यहाँ। तो फ्रॉम एफ बी डी से पहला हमारा क्या निकला स्टूडेंट, R = mg cos थीटा निकला। R = mg cos थीटा निकला, ये इक्वेशन 1 हुआ। ठीक, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। दूसरा एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन का है स्टूडेंट, एक्सेलरेशन अगर इस डायरेक्शन का है तब क्या निकलेगा स्टूडेंट, ma नेट फोर्स = mg sin थीटा माइनस Fk हो जाएगा। ठीक, और Fk = μkr होता है, वो तो आप हर जगह जान रहे हैं। तो ये हो जाएगा mg sin थीटा माइनस μkr हो गया। अभी पीछे हमने बताया था Fk = μkr होता है। R की वैल्यू यहाँ से ले आकर यहाँ पुट कर दो स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा mg sin थीटा माइनस μk mg cos थीटा, mg cos थीटा। ये कौन आ गया, ma आ गया। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ से देखो m को कॉमन ले लेते हैं, तो ma = m कॉमन हो गया। इधर आ गया g sin थीटा माइनस μk g cos थीटा। ठीक, m से m कैंसिल हो गया। ठीक, अब मैं g भी कॉमन ले लूँ स्टूडेंट, तो a = g ब्रैकेट में आ गया sin थीटा माइनस μk cos थीटा आ गया। ठीक है स्टूडेंट, यानी हमारा फार्मूला आया a = g sin थीटा माइनस μk cos थीटा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हुआ। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे एक्सेलरेशन का फार्मूला है स्लाइडिंग फ्रिक्शन का। ठीक है, अब नोट पॉइंट हम लोग देखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, इसको स्पेशल केस कहते हैं। नोट पॉइंट मीन्स स्पेशल केस, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, स्पेशल केस। ठीक, अब इस स्पेशल केस में हम लोग पहला देख लेते हैं स्टूडेंट। पहला, ऑन हॉरिजेंटल रफ सरफेस, ऑन हॉरिजेंटल रफ सरफेस। ठीक है, हॉरिजेंटल रफ सरफेस पर अगर ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है, पिंड है, बॉडी है, वो हॉरिजेंटल पर है, तो थीटा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, थीटा = 0 डिग्री हो जाएगा। देन फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में देखो स्टूडेंट, थीटा को 0 रख दो, तो a = हो जाएगा g ब्रैकेट में हो जाएगा sin 0 डिग्री माइनस μk cos 0 डिग्री। अब देखो स्टूडेंट, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से निकल आया a = g। ठीक, sin 0 हो गया 0 माइनस μk cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। ठीक, यानी यहाँ से निकल आया स्टूडेंट a = माइनस μk g, ये फार्मूला बना। यानी μk हमारा आ जाएगा, μk = माइनस का a/g आएगा। यानी जितना एक्सेलरेशन होगा और अपान g होगा, इन दोनों का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा नोट पॉइंट देखो स्टूडेंट, सेकेंड स्पेशल केस।
ठीक। इफ बॉडी टेक्स टाइम t1 टाइम t in the motion of B to A यानी बॉडी B से A तक आने में टाइम t समय t लगाती, टाइम t लेती है, ठीक है। देन AB हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस होगी S, इसको ले सकते हैं, ठीक। S इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर होगा स्टूडेंट, हाफ AT स्क्वायर होगा। अब इस फार्मूले से S अगर हमें पता हो तो T निकाल सकते हैं, T पता हो तो S निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट।